पहली रात शोर के बजाय मेरे कमरे में दादा ससुर दाखिल हुए, जिनके हाथ में सफेद रंग का कपड़ा था। उन्होंने आते दरवाजा बंद किया और कहने लगे कि हमारे घर रिवाज है कि पहली रात सारी बहुओं का खबारापन चेक किया जाता है। ससुर इतने बूढ़े नहीं थे और ना चाहते हुए भी मुझे इनकी बात मानना पड़ी, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। अगर मैं मना करती और शोर मचाती तो कहना मुझे पहली रात ही घर से निकाल दिया जाता, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप की बदनामी होती। इसलिए मैं चुप कर बेड पर लेट गई और मुकम्मल तौर पर अपने जिस्म को ढीला छोड़कर आंखें बंद कर ली। दादा ससुर का हाथ जो मुझे अपनी टांगों पर फिरता हुआ महसूस होने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका हाथ ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। अचानक मैंने आंख खोलकर देखा तो मेरा मुंह खुला ही रह गया, क्योंकि मेरे दादा ससुर का 6 इंच से भी। मैं 16 साल की थी जब मेरे वालिदैन ने मेरा निकाह उमर से कर दिया। कम उम्र में शादी हो जाने पर मैं बहुत ज्यादा रोई थी। मैंने अपनी वालिदा से भी कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। वो कहने लगी अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मेरे लिए दूसरे गांव के सरपंच के पोते का रिश्ता आया था। वो खाते पीते लोग थे, जबकि मेरे वालिद एक मामूली से किसान थे। असल में मैं बेहद खूबसूरत और हसीन थी। उमर के दादा ने मुझे मेरी सहेली के साथ शादी पर देखा था, जहाँ मैं मौजूद थी। मेरी सहेली के दादा और उमर के दादा दोनों आपस में बहुत प्यारे दोस्त थे। इसलिए जब मैं सहेली फारिया की शादी हुई तो मैं भी वहाँ गई थी। वहाँ पहले तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही मेहमान आना शुरू हुए और फारिया के दादा के दोस्त जो दूसरे गांव के सरपंच थे, जिनका नाम सरदार तुराब खान था, जब वो दाखिल हुए तो फारिया के दादा ने कहा कि गवाह के तौर पर इन्हें को बुलाया था। इसलिए जब फारिया का निकाह हुआ तो इस वक्त वो निकाह खां के साथ कमरे में दाखिल हुए थे। क्योंकि मैं फारिया की एक ही सहेली थी, इसलिए मैं भी उसके साथ ही बैठी थी। उमर के दादा की नजर भी मुझ पर पड़ी। फारिया अभी रुखसत भी ना हुई थी कि सरदार तुराब खान ने फारिया के दादा से कहकर मेरे वालिद से अपने पोते के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरे वालिद गांव के एक मामूली से किसान थे, इसलिए इन्हें रिश्ता बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया और मैं रोने लगी। मैंने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मा, मैं इतनी कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती, फिर इतने दूर दूसरे गांव में चली जाऊंगी। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरी माँ कहने लगी ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों के आते हैं, तुम तो सारी जिंदगी ऐश करोगी, इसीलिए खुशी खुशी अपने घर रुखसत होकर चली जाओ। 2-3 साल बाद भी तो हमने शादी करके तुम्हें रुखसत ही कर देना है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि 2 साल पहले हो या 2 साल बाद। किस्सा मुख्तसर ये है कि मेरा रोना धोना मेरे किसी काम ना आया। चंद माह में फिर मेरी शादी तय हो गई, लेकिन मैं बेहद उदास थी शादी की वजह से। शायद इसकी वजह से भी थी शादी नहीं करना चाहते थे, और दूसरा ये कि अभी मेरी उम्र भी बहुत कम थी और मैंने उमर को देखा भी न था। शादी का दिन भी इन अन पे पहुंचा था। जब मेरी बारात आई तो मेरी सहेलियों ने दूल्हे को झांक झांक कर देखा और फिर मुझसे कहने लगी, रानी तू तो बड़ी खुशकिस्मत है, तेरा दूल्हा तो बेहद खूबसूरत और गबरू जवान है। ये सुनकर मेरे दिल को कुछ मुतमईन हुआ। मेरे बाप ने मेरा रिश्ता ठीक जगह ही किया, लेकिन जब उसके वक्त आया मेरा दिल यूं यूं था ऐसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। मैं अपनी माँ के साथ गले लगकर बहुत रोई। लेकिन बहरहाल मेरे रुखसत होकर दूसरे गांव का सफर शुरू हो चुका था। बड़ी सी गाड़ी में मैंने अपने शौहर के हमरा बैठे थे, लेकिन गांव के रस्म रिवाज के मुताबिक मेरा बड़ा सा घूंघट निकाला गया और कुछ शर्म हया और झिझक भी थी। मैंने अभी तक उमर को नहीं रखा था। मेरे साथ जो दोपहर में वक्त हुई थी और दूसरे गांव पहुंचते बहुत शाम का अंधेरा छाने लगा था और मैं बहुत थक चुकी थी। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो काफी बड़ा घर था। हवेली तो ना थी, मगर हवेली से कम भी ना था। रस्मों के बाद मुझे मेरे कमरे तक रसाई हासिल है। मेरा कमरा भी काफी बड़ा था और इस वक्त गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। मेरे बेड पर बिठाया गया फर्नीचर पुरानी तर्ज का था, लेकिन अच्छा था। लेकिन आज मेरा दिल मेरे इख्तियारात से बाहर था। शर्म, झिझक और खौफ की मिली कैफियत से मैं इस वक्त गुजार रही थी। इतनी देर तक मेरा चाक खुला, मैंने झट से दोबारा अपना घूंघट निकाल लिया और सिमट कर बैठ गई। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और कदमों की आवाज मेरे तक बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं करीब बढ़ा, मेरा दिल यूं था कि जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। न जाने क्यों, लेकिन अब मैं अजीब सा महसूस कर रही थी। और एक सवाल मेरे जहन में बार बार गर्दिश कर रहा था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, मैं करवाइए मेरे साथ कैसा होगा। मेरे हाथ उस वक्त बर्फ के मालिक सर थे। इतने में कोई आकर मेरे सामने बैठ गया, लेकिन जैसे किसी ने मेरा घूंघट पलटा और मेरे सफेद मुंह हाथों पर अपना हाथ रखा और मेरी नजर से उसके हाथ पर पड़ी तो मैं सदमे में आ गई। मेरे नाजुक हाथों के ऊपर झरियों से भरा हुआ हाथ था। मैंने फौरन से इसे अपने दोनों हाथों से पीछे किया और सामने देखा तो सरदार तुराब खान था। अपने घर में इस वक्त अपने शोर के वजह के दादा को देखकर मैं इतना भी हैरान होती कम था। कमरे का दरवाजा बंद था और कमरे में इस वक्त या मैं थी या सरदार तुराब खान था, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं फौरन से अपने बिस्तर से खड़ी हुई और उनसे पूछने लगी, इस वक्त आप यहाँ? इस वक्त घबराहट के मारे मेरी आवाज में लर्जिश थी। कहने लगे, बस चंद रस्में हैं जिनके पासदारी खत्म होती है। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गई। तो भला ऐसी कौन सी रस्में हैं जो इस वक्त बंद कमरे में मेरे शोर के बगैर तन्हाई में इसके दादा ने अदा करनी है?
मैंने कहा अगर आपने कोई रस्म निभाई थी तो बाहर सबके सामने निभा लेते। मेरे कमरे में आने का जो क्या जवाब। मेरी बात सुनकर सरदार तुराब खान को माथे में चिकने पड़ी थी और कहने लगे कि कुछ रस्में खबरों के अंदर भी निभाई जाती है। उस शख्स की बेबाक नजरों ने मुझे परेशान कर दिया और इसके बाद मुझे मजीद उलझन में डाल दिया था। कहने लगे बैठ जाओ, तुम खड़ी क्यों हो गई हो। ऐसा मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि इस वक्त मेरे शोहर के को मेरे कमरे में होना चाहिए था, ना कि इसके दादा को। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि अब इस वक्त कौन सी रस्म निभाने आए हैं या बाकी रिश्तेदारों को भी साथ अंदर लेकर आते हैं। मैं भी इस तरह अकेले कोई रस्म नहीं लगाऊंगी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, लिहाजा आप कमरे से बाहर जा सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत सोच समझ कर बात की थी और मेरा लहजा भी धीमा था और मैंने अखलाकियात के दायरे में रहते हुए ये बात की थी। लेकिन मेरी ये बात सुनकर सरदार तुराब खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहने लगे तुम मुझे इनकार कर रही हो, मुझे ये कह रही हो कि मैं इस कमरे से बाहर चला जाऊं। सरदार तुराब खान इस गांव का सरपंच हूँ, मेरे फैसले से इनकार करने की जरूरत और हिम्मत किसी में नहीं है। तुम कल की आई लड़की मुझसे कह रही हो मैं इस कमरे से निकल जाऊं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ सबको बगैर बताया हूँ? बाहर मौजूद तमाम बुराती और शोर समेत सब लोग ये जानते हैं कि मैं इस वक्त तुम्हारे कमरे में। सब सुनकर मुझे मजीद धचका लगा। मैं इस कमंदी शख्स को देख रही थी जो मेरे दादा की उम्र का था और ना ही जाने कौन सी रस्म मेरे साथ अदा करने आ रहा था, जो मेरे दादा ससुर ने तन्हाई में मेरे साथ अदा करनी है, जिससे मेरा ससुराल वाले हद तक मेरे शोर भी वाकई में इसकी रस्म अदा होने का इंतजार कर रहे हैं। और आखिर मैंने अपने दादा से कुछ ही लिया कि ऐसा कौन सी रस्म है जो तन्हाई में ही अदा। फिर जो बात उन्होंने मुझे बताई वो सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सर आसमान गिरा दिया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऐसी बेहूदगी मैंने आज तक नहीं सुनी थी जो कि इस वक्त में अपने दादा के उम्र के शख्स से सुन रही थी। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।